हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम आपके ट्वेल्थ क्लास इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 12 नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय चालू करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हमारी नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स है, शब्दावली है, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होगा। तो हम इस चैप्टर में दोनों ही थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से आशय या राष्ट्रीय आय की परिभाषा। नेशनल इनकम का क्या मतलब है वो देखते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अक्योरिंग टू अ कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी इन 1 ईयर। मतलब एक हमारी कंट्री की टोटल इनकम जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से आ रही है, वो टोटल अमाउंट ऑफ इनकम नेशनल इनकम कहलाती है। एक देश की टोटल आय, कुल आय जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से आ रही है, वो कुल आय नेशनल इनकम कहलाएगी और वो नेशनल इनकम 1 साल की होगी। It includes payment made to all resources in the form of wages, rent, interest and profit. इस इनकम में सभी पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाएगा और वो पेमेंट्स किससे रिलेटेड होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट देने से रिलेटेड होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम पेमेंट कैसे करते हैं? लेबर को वेजेस देते हैं, लैंड को रेंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो नेशनल इनकम में भी हमें जो पेमेंट है वो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिए जाते हैं वो इंक्लूड करना होता है। तो नेशनल इनकम में पेमेंट्स जितने भी किए जाते हैं, जितने भी रिसोर्सेज को किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सब इंक्लूड किए जाते हैं। It is thus the process of counting the value of flow between sectors and then summing up them to find out the total value of economic activity in the economy. इसी अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि जो नेशनल इनकम है वो एक प्रक्रिया है ये काउंट करने की कि अलग अलग सेक्टर्स में कितने पैसे सर्कुलेट हुए हैं, अलग अलग क्षेत्र में कितना पैसा सर्कुलेट हुआ है और उन सब पैसों को अगर जब हम जोड़ लें, टोटल वैल्यू निकाल लें उन इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो इकोनॉमिक में हुई है, तो वो टोटल वैल्यू जो होगी वो नेशनल इनकम कहलाएगी। तो नेशनल इनकम एक तरीके से टोटल अमाउंट ऑफ इनकम है जो एक कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से, और वो टोटल इनकम 1 साल की जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं या राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय से आशय किसी देश के एक वर्ष में उत्पन्न सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग से है। तो नेशनल इनकम एक टोटल इनकम है जो एक कंट्री की होती है, और वो कंट्री की टोटल इनकम किससे होती है? जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल ओवर कंट्री में होती है, उससे जो भी इनकम उत्पन्न होगी उसका टोटल करेंगे और वो टोटल इनकम हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी 1 साल की। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की मुख्य विशेषताएं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नेशनल इनकम कैलकुलेशन इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर नेशन। राष्ट्रीय आय की गणना का संबंध किसी राष्ट्रीय विशेष से होता है। अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो एक किसी पर्टिकुलर नेशन से रिलेटेड होता है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की नेशनल इनकम निकालना है तो एक पर्टिकुलर नेशन की हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। तो नेशनल इनकम क्या है? उसका जो कैलकुलेशन होता है, उसकी जो गणना होती है वो किसी पर्टिकुलर नेशन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम इंक्लूड्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। राष्ट्रीय आय की गणना में उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है जिसका विनिमय मूल्य होता है।
इसका मतलब है नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर जितने भी सर्विसेज और गुड्स है वो इंक्लूड होंगे, लेकिन वो सर्विसेज और गुड्स जो है मनी में एक्सप्रेस होना चाहिए। अगर वो पैसों में मापे नहीं जा सकते तो वो गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे वो गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होते हैं जिसको हम पैसों में माप सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड वंस इन नेशनल इनकम, डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड। राष्ट्रीय आय की गणना में प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य एक बार ही शामिल किया जाता है। मतलब है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी सर्विसेज हैं, जितने भी गुड्स हैं, उनको जब अगर हमने एक बार इंक्लूड कर लिया है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे, तो दूसरी बार उसी गुड्स एंड सर्विसेज को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। मतलब इनकी जो कैलकुलेशन है उस टाइम पे गुड्स एंड सर्विसेज की वो एक ही बार होगी, डबल बार नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है द कैलकुलेशन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर। गणना की दृष्टि से राष्ट्रीय आय प्रायः 1 वर्ष की अवधि में संबंधित होती है। तो नेशनल इनकम अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर नेशन का या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, तो उस टाइम पे उसका जो कैलकुलेशन होगी, उसकी जो गणना होगी वो जनरली 1 साल के लिए ही की जाएगी, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही की जाएगी। तो नेशनल इनकम कभी भी हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम यूजुअली जो है एक स्पेसिफिक पीरियड में करते हैं और यूजुअली वो स्पेसिफिक पीरियड जो होता है वो पूरा 1 साल होता है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ईयर, रिवॉर्ड रिसीविंग बाय डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द सेम इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इनकम मेथड। राष्ट्र आय की गणना उत्पादन के संसाधनों को मिलने वाली पुरस्कार के आधार पर की जा सकती है। ऐसी राष्ट्रीय आय को साधन आय पर आधारित आय कहते हैं। तो जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है और अगर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे हम इनकम मेथड भी बोलेंगे। तो जो नेशनल इनकम की गणना अगर हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो उत्पादन के संसाधन होते हैं, उनको जो रिवॉर्ड मिल रहा है, उनको जो पुरस्कार मिल रहा है, उसके आधार पर कर रहे हैं या उसके आधार पर की जाती है, तो ऐसे ही कैलकुलेशन को हम इनकम मेथड भी बोलेंगे। नेक्स्ट है नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। जो राष्ट्रीय आय की गणना है उसे हम इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं थी। सबसे पहला है कि जो नेशनल इनकम है वो एक पर्टिकुलर नेशन से ही रिलेटेड होता है, उसका कैलकुलेशन जो है एक पर्टिकुलर नेशन से रिलेटेड होगा। मतलब अगर हमें एक पर्टिकुलर नेशन का टोटल इनकम कैलकुलेट करना है तो वो हमारी नेशनल इनकम कहलाएगी। तो नेशनल इनकम अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मतलब हम एक पर्टिकुलर नेशन की टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा है कि जो भी नेशनल इनकम है उसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्लूड किए जाएंगे, लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज पैसों के टर्म में मेजर होने चाहिए। नेक्स्ट है कि नेशनल इनकम में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है अगर एक बार इंक्लूड हो चुके हैं तो उसकी डबल काउंटिंग नहीं होती है। नेशनल इनकम जनरली जो है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है और वो यूजुअली 1 ईयर का होता है। नेशनल इनकम में जो भी कैलकुलेशन होता है वो जनरली डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान में रख के किया जाता है और उनको जो भी रिवॉर्ड्स दिया जाता है उसको ध्यान में रख के किया जाता है। अगर हम ऐसे ही नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस तरीके को हम बोलते हैं इनकम मेथड। और नेशनल इनकम जो है एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ शब्दावली। जो नेशनल इनकम है उसमें बहुत सारे शब्द, बहुत सारे टर्म्स जो है यूज़ किए जाते हैं, तो वो ज़रूरी है हमें जानना कि वो शब्द का मतलब होता क्या है। तो उसी से रिलेटेड हम अब ये देखेंगे कि नेशनल इनकम में जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहला वाला टर्म है कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, जिसे हम हिंदी में उपभोग वस्तुएं अथवा उपभोक्ता वस्तुएं बोलते हैं। Consumption goods are those goods which are directly used for the satisfaction of consumer wants, for example, bread और butter. अगर हम बात करें उपभोक्ता वस्तुओं की तो ये वो वस्तुएं हैं जिनका उपयोग अंतिम उत्पादन के रूप में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थात उपभोग के लिए किया जाता है।
तथा जो प्रत्येक रूप से उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान करती है, उपभोक्ता वस्तु कहलाती है। ऐसी गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं और उनको कंज्यूम करने से उपभोक्ता को कंज्यूमर को सैटिस्फैक्शन मिलता है, तो ऐसी वस्तुओं को हम कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। मतलब ऐसी वस्तुएं जो डायरेक्टली उपभोक्ता या कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किया जाता है और उनको कंज्यूम करने के बाद उन्हें सैटिस्फैक्शन मिलती है, तो ऐसे गुड्स को कंज्यूमर गुड्स बोला जाता है। एग्जाम्पल है इसका ब्रेड और बटर। नेक्स्ट टर्म है जो कि है कैपिटल गुड्स, जिसे हम पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं। Capital goods are those goods which are used for further production of goods and are used as fixed asset by the producer for production. For example, tractor used by the farmer. पूंजीगत वस्तुएं वे होती है जिनका उपयोग अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। इन्हें उत्पादक वस्तुएं भी कहा जाता है। एक उत्पादन के लिए ये उत्पादन में काम आने वाली स्थायी संपत्ति के रूप में रहती है। जैसे कृषि में काम में ट्रैक्टर का उपयोग किसान द्वारा किया जाता है। तो पूंजीवादी गुड्स या कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। मतलब ऐसे वस्तुएं जो आगे प्रोडक्शन के लिए काम आए, वो कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। और ये गुड्स जो है एक तरीके से फिक्स असेट होते हैं प्रोड्यूसर के लिए। जैसे कि अगर एग्जांपल के रूप में समझे तो ट्रैक्टर, फार्मर क्या करता है, ट्रैक्टर यूज करता है, तो ट्रैक्टर एक कैपिटल गुड्स है। और वो ट्रैक्टर किसके लिए यूज करता है, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। वो ट्रैक्टर से अपनी फार्मिंग को काम करने में या फार्मिंग में काम आने वाली चीजों में यूज करता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जो कि है फाइनल गुड्स, जिसे हम अंतिम वस्तुएं बोलते हैं हिंदी में। Those goods which have crossed the boundary line as ready for use and in which value addition is done are called final good. Hence, these goods are ready for use by their final user. For example, car used by the household, machine used by the producer. अंतिम वस्तुएं वे होती है जो अंतिम रूप से उपभोग हेतु उपभोक्ता को बेची जाती है। जब उपभोक्ता इन वस्तुओं को अपने उपभोग में लेता है, तो इनकी उपभोक्ता समाप्त हो जाती है। जैसे कार का उपभोग परिवार द्वारा अपने कार्यों के लिए करना, एक निर्माता द्वारा उत्पादन कार्य में यंत्रों का उपयोग करना। इसी प्रकार फर्नीचर, फल, मिठाई, नमकीन आदि अंतिम वस्तुएं के उदाहरण हैं। तो फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो रेडी हो चुके हैं और अब कंज्यूमर इसको यूज कर सकता है। तो फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स जो पूरे की तरह रेडी हो चुके हैं, पूरा उसका प्रोसेस जो है प्रोडक्शन का कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचा जा सकता है और कंज्यूमर जो है उसको यूज कर सकता है। तो जब ये गुड्स रेडी हो जाते हैं और फाइनल यूजर को बेचे जाते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम कार जो है बेच रहे हैं एक उपभोक्ता को, उसने कार खरीदी है अपने यूज के लिए, तो वो कार फाइनल गुड्स कहलाएगी। मशीन जो है अगर प्रोड्यूसर द्वारा यूज की जा रही है, तो मशीन पूरी की पूरी बनी हुई है और रेडी है, तो वो फाइनल गुड्स कहलाएगी। फाइनल गुड्स को भी इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के अंदर। नेक्स्ट है जो कि है इंटरमीडिएट गुड्स, जिसे हम मध्यवर्ती वस्तुएं भी बोलते हैं हिंदी में। Those goods which are in the boundary line, not ready for use, and in which value addition is still to be done are called as intermediate goods. These goods are also used as raw material by the producers or purchased for further sale. For example, wood purchased by the carpenter to make chair. मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती है जिन्हें दूसरी वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है। इसका मतलब इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिसको हम रेडी फॉर यूज नहीं बोल सकते, जो एक तरीके से कच्चे हैं, मतलब अभी रॉ मटेरियल के रूप में है। तो इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो अभी रेडी नहीं हुए हैं, इसको हम यूज करते हैं किसी तैयार माल को कंप्लीट करने में।
मतलब रॉ मटेरियल जैसे हम यूज़ करते हैं उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल एक इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा जिसको हम यूज़ करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो रेडी नहीं हुए हैं यूज़ के लिए, इसे हम वैल्यू एडिशन में इंक्लूड नहीं कर सकते। ऐसे गुड्स जो एक तरीके से रॉ मटेरियल है और वो प्रोड्यूसर द्वारा परचेज़ किया जाता है और उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके वो फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल के रूप में समझे तो अगर एक कारपेंटर है, उस कारपेंटर ने लकड़ी खरीदी है फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो लकड़ी जो है इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी क्योंकि वो रॉ मटेरियल है और उसी को यूज़ करके वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनेगा जो कि है फर्नीचर। नेक्स्ट टर्म है जो कि है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कुल विनियोग। The total additions to the existing stock of capital during the year is known as gross investment. जो हमारा पुराना स्टॉक ऑफ कैपिटल रखा हुआ है, अगर उसके अंदर हम कुछ और एडिशनल स्टॉक इंक्लूड कर दे एक साल के अंदर, तो वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भी है जो कि है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है तो अगर उसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन से प्लस कर देंगे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। नेक्स्ट टर्म है जो कि है डेप्रिसिएशन, जिसे हम हिंदी में मूल्यह्रास से बोलते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट in use on account of normal wear and tear, accidental damage and expected obsolescence. उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों, उपकरणों तथा पूंजीगत संपत्ति में सामान्य टूट-फूट और कल-पुर्जों में घिसने से मूल्य में कमी आती है और इसी कारण से जो मूल्य में कमी आती है उसी को हम मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज। अगर हमारे फिक्स असेट में सारी संपत्ति में कुछ गिरावट आती है, उसकी कीमत में कुछ गिरावट आती है किसी टूट-फूट से, किसी एक्सीडेंटल डैमेज से, यूज़ करने से, तो जो वैल्यू में गिरावट आएगी उस वैल्यू के गिरावट को हम डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास बोलेंगे। The term gross is inclusive of depreciation and net is exclusive of depreciation. जहाँ पर gross term का यूज़ किया जा रहा है तो उस टाइम पे हमें ये देखना होगा कि gross है तो मतलब उसके अंदर depreciation included है। अगर net शब्द का यूज़ किया जा रहा है तो उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सक्लूसिव है, मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को इंक्लूड किया जाता है, नेट में वो इंक्लूडेड नहीं रहता है। नेक्स्ट टर्म है जो कि है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, साधन आय एवं हस्तांतरण आय। फैक्टर इनकम आर दोज इनकम रिसीव बाय द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय देम टू द प्रोड्यूसर। अगर हम बात करें उत्पादन के संसाधनों की या संसाधन आय की, तो उत्पादन के संसाधन के स्वामी अपनी सेवाएं उत्पादकों को देकर जो प्रतिफल प्राप्त करते हैं उसे साधन आय कहते हैं। फैक्टर इनकम एक ऐसी इनकम होती है या संसाधन आय एक ऐसी आय होती है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर होते हैं उनको रिसीव की जाती है इन रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय देम टू द प्रोड्यूसर। मतलब जो ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो अपना सर्विसेज, अपनी सेवाएं प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करते हैं और इन रिटर्न अगर प्रोड्यूसर उनको कुछ पैसा देता है तो वो फैक्टर इनकम या साधन आय कहलाती है। Transfer income are one-side payment as they involve only the transfer of income from one sector to the other sector without causing any increase in the production of goods and services. These are like charity or grants from one sector to the other sector. हस्तांतरण आय वह आय होती है जिसका केवल एक पक्षीय भुगतान होता है। यह एक पक्ष से दूसरे पक्ष को बिना किसी सेवा या वस्तु का उपभोग किए ही हस्तांतरित की जा सकती है। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, जैसे एक क्षेत्र द्वारा दूसरे क्षेत्र को दान या अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान करना। तो जो आपका ट्रांसफ़र इनकम है या हस्तांतरण आय है उसका मतलब है
कि ऐसी इनकम जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स में पहुंचाई जा सकती है और वो इनकम हमें बिना किसी प्रोडक्शन किए या बिना किसी चीज़ की सर्विस दिए ही प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी इनकम जो बिना किसी सर्विस पहुंचाए ही प्राप्त हो जाए या रिसीव हो जाए वो ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है। यूजुअली चैरिटी जो दान होता है या ग्रांट जो है वो एक तरीके से ट्रांसफ़र इनकम कहलाती है, क्योंकि चैरिटी हमें मिलती है कहीं से, रिसीव हो रही है वो हमारी इनकम, लेकिन हमने वहाँ पर किसी को कुछ सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। बिना सर्विस प्रोवाइड ही हमें वो चैरिटी मिल रही है, इनकम मिल रही है, तो ऐसी इनकम हमारी ट्रांसफ़र इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट टर्म है जो कि है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, जिसे हिंदी में हम बाजार कीमत एवं साधन लागत बोलते हैं। तो मार्केट प्राइस का मतलब है मार्केट प्राइस इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज एंड सब्सिडीज। मतलब मार्केट प्राइस में हम अगर कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो उस चीज़ में जो भी प्राइस होगी उसमें टैक्स इंक्लूड होगा। अगर हमने कुछ प्रोडक्ट खरीदा है मार्केट प्राइस में तो वो प्रोडक्ट का प्राइस प्लस टैक्स दोनों अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो वो मार्केट प्राइस कहलाती है। और अगर हम फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्री फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत का मतलब है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो उन लोगों को जो पेमेंट की जाती है, उन लोगों को जो कॉस्ट दी जाती है वो फ्री फ्रॉम टैक्सेस होती है और सब्सिडी होती है, तो वो कॉस्ट हमारी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। अगर हम बात करें साधन लागत की तो साधन लागत का मतलब है उत्पादक को द्वारा साधन की सेवाओं का उपयोग करने पर चुकाई गई रकम साधन लागत कहलाती है। इसमें हम कर या टैक्सेस जो है वो इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट टर्म है ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ इनकम, सकल एवं शुद्ध आय की धारणा। तो ग्रॉस इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं और नेट इनकम ऐसी इनकम होती है जिसमें हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते। तो ग्रॉस इनकम की अगर बात करेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड रहेगा और नेट इनकम में वो इंक्लूडेड नहीं रहता, वो एक्सक्लूडेड रहता है। उसे बाद में हमें नेट इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे देखना होता है। नेक्स्ट टर्म है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, देश के सामान्य निवासी। Normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily reside in a country and whose center of economic interest also lies in that country. ऐसे व्यक्ति जो सामान्यतः एक देश में निवास करता है तथा उसका आर्थिक हित उस देश से संबंधित होता है, उसे उस देश का सामान्य निवासी कहते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री या देश का सामान्य निवासी का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एक कंट्री में रहता है और उसका जो आर्थिक हित है या जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में होता है। तो ऐसे रेसिडेंट को हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बोलेंगे। नेक्स्ट टर्म है जो कि है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एक देश की घरेलू सीमा। राष्ट्र आय के लेखांकन में एक देश की घरेलू सीमा का उल्लेखनीय महत्व होता है। सामान्य रूप से किसी देश की राजनीतिक सीमा में स्थित भू क्षेत्र को उसकी घरेलू सीमा कहा जाता है, लेकिन राष्ट्र आय लेखांकन की दृष्टि से इसका व्यापक अर्थ होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये नेशनल अकाउंटिंग में यूज़ की जाती है। अगर हम बात करें इसका मतलब की तो इसका मतलब बहुत ही ब्रॉडर टर्म में यूज़ किया जा सकता है। अगर सिंपल भाषा में समझे तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री मतलब जो हमारी कंट्री जो है उसकी क्षेत्र जो है जो उसके अंदर आती है, उसकी जो टेरिटरी जो आती है वो या सीमा जो आती है उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मेन कंसेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, राष्ट्र आय से संबंधित मुख्य धारणाएं एवं समुच्चय। तो सबसे पहला वाला कंसेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं और हिंदी में हम इसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज डिफाइंड as the market value of all the final goods and services produced by the production unit within
the domestic territory of the country during a period of 1 year, including of depreciation. एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तु और सेवा का जितना भी उत्पादन किया जाता है, उनकी बाजार कीमत के योग को बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इस कीमत में मूल्यह्रास की रकम शामिल रहती है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट प्राइस जो प्रोडक्शन यूनिट द्वारा प्रोड्यूस की जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री के अंदर और यूजुअली 1 ईयर के अंदर पीरियड के अंदर। इसके अंदर डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूड किया जाता है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब है उन सभी अंतिम वस्तु और सेवा का जो बाजार कीमत जो सभी उत्पादकों द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और यूजुअली 1 साल के अंदर उन पूरे गुड्स का पूरे सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। उनका जो टोटल मार्केट प्राइस निकलता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाता है। इसके अंदर जो वैल्यू होगी उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहेगा। मूल्यह्रास जो है इस रकम में शामिल रहता है। सकल घरेलू उत्पादक की विशेषताएं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। जो जीडीपी होता है उसकी जो गणना की जाती है उसमें मशीन में जो घिसावट व्यय है, मतलब जो ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है, उसको हटाया नहीं जाता। तो इसका मतलब है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता है उस टाइम पे जब उसका कैलकुलेशन किया जाता है तो उसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो हटाया नहीं जाता। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल नहीं की जाती। मतलब जो फॉरेन से हमें कुछ पैसा मिल रहा है तो वो पैसा इंक्लूड इसके अंदर नहीं किया जाता। डबल कैलकुलेशन नहीं हो उससे बचने के लिए यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया जाता है वो सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के मूल्य को ही लेके ही कैलकुलेट किया जाता है। मतलब जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रोडक्शन यूनिट द्वारा, उनके जो वैल्यू है, उनका जो मूल्य है, उसी से ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो इंक्लूड नहीं की जाती है। वो है पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्ति राशि। मतलब जो पुराने वस्तु होते हैं, पुराने गुड्स होते हैं, अगर उसको हमने फिर से बेच दिया है तो उससे जो भी हमारे पास इनकम आएगी वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में इंक्लूड नहीं होंगी। पूंजीगत लाभ, अवैधानिक आय, ये सब इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। इसके अंदर अगर हम कुछ अपने लिए ही प्रोडक्शन कर रहे हैं और अपने लिए ही वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अगर हम किसी प्रोडक्शन का यूज़ कर रहे हैं खुद के लिए और प्रोडक्शन अपने लिए ही कर रहे हैं, मार्केट में बेचने के लिए नहीं कर रहे, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस में। नेक्स्ट टर्म है जो कि है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं और हिंदी में बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बोलते हैं। It is the market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during the year by all the production unit excluding depreciation. हमने जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस देखा था उसका मतलब ये था कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्शन यूनिट द्वारा, उसकी बाजारी कीमत जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की तो उसका मतलब है उन्हीं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बाजारी कीमत, लेकिन इस बाजारी कीमत में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया जाता, मूल्यह्रास जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता। तो जब डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा उस कीमत में तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाएगा और अगर डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहेगा तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाएगा। एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने का तरीका होता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। और वही अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालें तो उसका फॉर्मूला होगा एनडीपी एट मार्केट
प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन। मतलब अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होगा उसमें अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस कर दे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस, और हिंदी में से बोलते हैं बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब है उन मार्केट वैल्यू की जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, जिसके अंदर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी इंक्लूड करते हैं, तो वो जीएनपी एट मार्केट प्राइस कहलाती है। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब है जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं नॉर्मल रेसिडेंट जो होता है एक कंट्री का, उसके द्वारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसकी मार्केट वैल्यू प्लस हम उसके अंदर नेट इनकम या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी प्लस कर लेंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। किसी देश की अर्थव्यवस्था में सामान्यतः एक वर्ष की अवधि में अंतिम रूप में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल या कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय भी शामिल की जाती है। इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कुल अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का होता है। इसका मतलब है अगर हम बात करें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो दोनों में डिफरेंस यही है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं और जो हमारे विदेश से पैसा आता है उसको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जीएनपी एट मार्केट प्राइस की, तो उसके अंदर हम मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की इंक्लूड करते हैं, प्लस उसके अंदर जो भी पैसा हमें विदेश से आता है वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनएनपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं और हिंदी में इसे बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। एनएनपी एट मार्केट प्राइस का मतलब है उन मार्केट वैल्यू की जो भी हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, लेकिन इसके अंदर हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते। इसमें सिर्फ हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करते हैं। अगर नेट आ जाता है तो वहाँ डेप्रिसिएशन हट जाता है और ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन यहाँ से हटा देंगे, लेकिन यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करेंगे। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब है जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा एक डोमेस्टिक कंट्री के अंदर, उसकी हम एक मार्केट वैल्यू निकालते हैं। उस मार्केट वैल्यू में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड किया जाएगा। जब हम दोनों को टोटल कर लेंगे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है निकल जाएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से आशय एक देश के एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के शुद्ध मौद्रिक मूल्यों से होता है। इसमें विदेशी या विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय भी शामिल किया जाता है। संक्षेप में अगर हम समझें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मशीनों की हास्य जो होती है, जो डेप्रिसिएशन होता है, वो हटाना पड़ता है। उसको हटाने के बाद जो शेष बचता है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अगर इसे हम एक फॉर्मूले के रूप में समझें तो उसको हम फॉर्मूले में लिखेंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, या एनएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हमको एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो होता है उसमें से डेप्रिसिएशन अगर माइनस कर दे तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। या अगर हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, हमें डेप्रिसिएशन दिया है क्वेश्चन में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को से प्लस करना होगा, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, तो वो हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा।
नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, और हिंदी में इसे साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूसिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो हम प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, उनको जो वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है वो फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड होती है। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट का जितना भी इनकम आता है उसको हम टोटल करते हैं जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट की जाती है, तो उस टाइम पे उसमें अगर हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर दें तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिलती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसे हम टोटल कर ले, उसी फैक्टर इनको को हम टोटल कर ले और उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर लें तो वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अगर इसे हम हिंदी में समझें तो उत्पादन के विभिन्न साधन जो कि है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन के सहयोग से किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जितना उत्पादन किया जाता है उसके कुल मौद्रिक मूल्य को साधन कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इन साधनों को लागत, ब्याज, वेतन, मजदूरी एवं लाभ के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे साधन आय और उत्पादक की दृष्टि से साधन लागत कहते हैं। एक देश की सकल घरेलू साधन आय में मूल्यह्रास भी शामिल रहता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और हिंदी में अगर हम इसे बोलेंगे तो वो है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन the domestic territory of a country during an accounting year exclusive of depreciation. Gross domestic product at factor cost और net domestic product at factor cost में डिफरेंस यही है कि ग्रॉस में हम डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास को इंक्लूड करते हैं, लेकिन नेट में हम उसी डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, उसी मूल्यह्रास को हटा देते हैं। बस यही मतलब होता है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है जितनी भी फैक्टर इनकम जनरेट की जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा दें तो हमारा नेट डोमेस्टिक एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। फॉर्मूले के रूप में समझें तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल सकता है। उसका तरीका है, अगर हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दें तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, और हिंदी में इसे साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। It is a sum total of factor income earned by the normal resident of the country from domestic territory and rest of the world along with the depreciations during the year. अगर हम बात करें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की तो उसका मतलब है जो भी फैक्टर इनकम एक नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा अर्न की जाती है, मतलब अर्जित की जाती है एक कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और दूसरी कंट्री से भी आती है अगर उसकी इनकम जिसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा और विदेशों में रहकर सामान्य निवासी साधनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से जो आय प्राप्त की जाती है उसका कुल योग साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में मूल्यह्रास एवं विदेशी आय सम्मिलित रहती है। इसका मतलब है एक अकाउंटिंग पीरियड में जब एक नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब जो हमारा सामान्य निवासी है, अगर उसको फैक्टर इनकम अर्न हो रही है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्लस कहीं बाहर से भी विदेशों में रहकर भी उसे कुछ अर्न हो रहा है, तो
उस टाइम पे हम उस इनकम को टोटल करेंगे जिसके अंदर मूल्यह्रास को भी इंक्लूड करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करेंगे। तो जो भी फैक्टर इनकम एक नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री द्वारा अर्न की जाती है, जिसके अंदर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी इंक्लूड करते हैं, मतलब विदेशों से जो भी आय हो प्राप्त हो रही है उसी को भी इंक्लूड करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं, तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। नेक्स्ट है जो कि है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, और हिंदी में इसे हम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। NNP at factor cost का मतलब है factor income occurring to normal resident of a country during a period of 1 year from domestic territory and abroad। जब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य में से मशीन की घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है तो उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य NNP at factor cost प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य में केवल मूल्यह्रास का ही अंतर होता है। तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का के अंदर सिर्फ यही अंतर है कि GNP एट फैक्टर कॉस्ट में मूल्यह्रास को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें NNP एट फैक्टर कॉस्ट की मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट की, तो उसके अंदर हम मूल्यह्रास को या डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते। बाकी जो भी मतलब है दोनों में वो सेम है, बस अंतर यही है कि डेप्रिसिएशन ग्रॉस में इंक्लूड होता है और नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया जाता। तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है उन फैक्टर्स इनकम की जो एक नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री द्वारा अर्जित की जाती है एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, जिसके अंदर हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी इंक्लूड करते हैं और डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करते। तो जितना भी हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस इनकम जो एक नॉर्मल रेसिडेंट अर्जित कर रहा है अर्न कर रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, और उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। फॉर्मूले को अगर हम देखें तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट को निकालने का तरीका है GNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। अगर हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। एक और तरीका है GNP एट फैक्टर कॉस्ट को निकालने का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं NDP एट फैक्टर कॉस्ट में नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम को प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन को अगर प्लस करते हैं तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू GNP एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हम बात करें NNP एट फैक्टर कॉस्ट की तो उसको भी निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है NDP एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दे तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। दूसरा तरीका है GNP एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि है प्राइवेट इनकम, जिसे हम हिंदी में निजी आय बोलते हैं। प्राइवेट इनकम इज डिफाइंड एज द इनकम ऑब्टेन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल फ्रॉम एनी सोर्सेज productivity or other and the corporate saving of corporation. It can be arrived at by making certain adjustment in NNP at factor cost. अगर हम निजी आय को समझे तो निजी आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में निजी क्षेत्र को सभी स्रोत से प्राप्त होने वाली आय से है। निजी क्षेत्र को लागत, मजदूरी, ब्याज एवं लाभ के रूप में साधन आय तथा हस्तांतरण आय के रूप में आय प्राप्त होती है। हस्तांतरण आय से सरकार एवं शेष विश्व से प्राप्त वर्तमान हस्तांतरण शामिल किया जाता है। सरकार में हस्तांतरण में वृद्धि व्यवस्था, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति, उपहार आदि सम्मिलित किए जाते हैं। शेष विश्व से चालू शुद्ध हस्तांतरण से आशय विदेशी उपहार, दान प्राप्त तथा वस्तुओं के रूप में प्राप्त शुद्ध मूल्य से होता है। निजी आय में विदेशियों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के साथ ही राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज भी शामिल किया जाता है। तो प्राइवेट इनकम या निजी इनकम एक ऐसी इनकम है जो ऑब्टेन की जाती है एक निजी संस्था द्वारा, निजी इंडिविजुअल द्वारा, कहीं से भी, फ्रॉम एनी सोर्सेस।
भले वो प्रोडक्टिविटी हो, कोई कॉर्पोरेट सेविंग्स हो, कोई कॉर्पोरेशंस हो, कहीं से भी। तो जितनी भी इनकम एक प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा अगर प्राप्त की जा रही हो, अर्न की जा रही हो, तो वो इनकम प्राइवेट इनकम कहलाती है। प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका है और उसका फॉर्मूला है प्राइवेट इनकम इक्वल्स टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्थ माइनस सोशल सिक्योरिटी माइनस प्रॉफिट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। अगर आपको क्वेश्चन में ये सब देके रखा हुआ है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, ट्रांसफर पेमेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्थ दिया है, सोशल सिक्योरिटी या प्रॉफिट देके रखा हुआ है पब्लिक अंडरटेकिंग से, तो आप क्या करेंगे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट में ट्रांसफर पेमेंट को प्लस करेंगे, उसमें आप इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्थ को प्लस करेंगे, उसमें से सोशल सिक्योरिटी को माइनस करना है और प्रॉफिट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग को माइनस करना है। इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्राइवेट इनकम जो है निकल जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि है पर्सनल इनकम। Personal income is the total income received by an individual of a country from all sources before direct tax in a year. The personal income is derived from national income by deducting retained earning, profit tax, and employees' contributions to the social security scheme. पर्सनल इनकम का मतलब है उन टोटल इनकम जो एक इंडिविजुअल द्वारा रिसीव की जाती है, उस टोटल आय की या कुल आय की जो एक व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है या रिसीव की जाती है। ये इनकम जो वो रिसीव करता है वो किसी भी सोर्सेज से रिसीव कर सकता है, लेकिन वो इनकम जिसे हम टैक्स देने से पहले रिसीव करते हैं किसी भी सोर्सेज से, तो वो हमारी पर्सनल इनकम कहलाती है। अगर मुझे कुछ पैसा रिसीव हो रहा है जिसमें मैंने अभी टैक्स नहीं दिया है, तो वो इनकम मेरी पर्सनल इनकम कहलाएगी, क्योंकि उसमें अभी टैक्स इंक्लूड नहीं किया है। तो पर्सनल इनकम वो टोटल इनकम होती है जो इंडिविजुअल द्वारा प्राप्त की जाती है, रिसीव की जाती है किसी भी सोर्सेज के द्वारा, लेकिन उस इनकम में डायरेक्ट टैक्स जो है वो आता नहीं है। मतलब जो भी इनकम हमें डायरेक्ट टैक्स देने से पहले मिल रही है वो इनकम हमारी पर्सनल इनकम कहलाती है। पर्सनल इनकम से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, लेकिन नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्सनल इनकम से हमें रिटेन अर्निंग को माइनस करना होगा, प्रॉफिट फ्रॉम टैक्स को माइनस करना पड़ेगा, मतलब जो टैक्सेशन है उसको माइनस करना पड़ेगा, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशंस जो होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में उसको भी माइनस करना होगा, तो हम नेशनल इनकम वहां से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसे हम हिंदी में व्यय योग्य आय बोलते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड ऑन कंजम्पशन बाय इंडिविजुअल एंड फैमिली एज अ होल ऑफ पर्सनल इनकम कैन नॉट बी स्पेंड, देयरफॉर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। जो टोटल अमाउंट एक फैमिली द्वारा, एक इंडिविजुअल द्वारा अपने कंजम्पशन के लिए स्पेंड किया जाता है वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहलाता है। जैसे जो पर्सनल इनकम होता है वो हम पूरी की पूरी स्पेंड तो कर नहीं देते, हम पूरा का पूरा तो खर्च नहीं कर देते, तो इसलिए पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अगर हम निकालें तो उसमें से हम क्या करेंगे, पर्सनल इनकम में से अगर हम डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाता है। व्यय योग्य आय का अर्थ उस वास्तविक आय से है जो व्यक्तियों एवं परिवार के द्वारा उपभोग पर वास्तव में व्यय की जाती है। संपूर्ण व्यक्तिगत आय को उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता है, क्योंकि लोगों को अपनी आय पर आयकर जैसे प्रत्यक्ष कर का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए जो भी कर हमें देना पड़ता है सरकार को, उसमें से अगर हम हमारी पर्सनल इनकम को घटा दें, मतलब हमारी पर्सनल इनकम में से अगर हम कर को घटा दें, तो जो भी शेष राशि बचेगी वो डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि है पर कैपिटा इनकम, जिसे हम हिंदी में प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। Per capita income is the average income of the people of a country in a particular year. In order to find out the per capita income of particular country, the national income of a country is divided by the total population of the country in that year. किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में वहाँ की जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है, तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है।
तो पर कैपिटा इनकम का मतलब है एवरेज इनकम ऑफ अ पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। कंट्री में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम एक साल के अंदर जो भी आती है उसे पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा इनकम निकालने का तरीका होता है, अगर हम नेशनल इनकम से पॉपुलेशन को डिवाइड कर दे तो वो हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। एक कंट्री की जो राष्ट्रीय आय है उसको हम डिवाइड कर दे पॉपुलेशन से, जनसंख्या से, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम जो है उस कंट्री की निकल जाएगी। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब है एक एवरेज इनकम ऑफ अ people of a country during a particular year, and it can be calculated by dividing national income with the population. अगर हम national income of a country को उसकी जनसंख्या से डिवाइड कर दे तो हम पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेन कंसेप्ट है जो हमारे नेशनल इनकम से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग ग्रॉस एंड नेट प्रोडक्ट। सकल एवं शुद्ध उत्पादकों के संबंध में महत्वपूर्ण नियम। जो ग्रॉस और नेट प्रोडक्ट है उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बने हैं। जब हम ग्रॉस से नेट में जाके कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, या नेट से ग्रॉस में जाके कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, वो अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहला है कन्वर्जन ऑफ ग्रॉस टू नेट और नेट टू ग्रॉस इन्वॉल्व्स एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सकल से शुद्ध अथवा शुद्ध से सकल उत्पाद में रूपांतरण की प्रक्रिया में मूल्यह्रास के समायोजन की मुख्य भूमिका रहती है। इसका मतलब अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस का कैलकुलेशन ना करके नेट से जाना है, कैलकुलेशन करना है, तो उस टाइम या नेट से ग्रॉस में जाना है या ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है या नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो उस टाइम पे जो भी कैलकुलेशन होगा वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड होगा। आप नीचे एक छोटा सा डायग्राम देख सकते हैं जिसके अंदर आप ग्रॉस देख सकते हैं और नेट देख सकते हैं। अगर ग्रॉस से मुझे नेट में कन्वर्शन करना है, मतलब ग्रॉस को नेट में बदलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। तो जो ग्रॉस से नेट में जाना है या नेट से ग्रॉस में जाना है, इन दोनों का कन्वर्जन करना है, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हमें करना होता है। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए या ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को या मूल्यह्रास को माइनस करना होता है, और नेट को अगर ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो उसमें हमें डेप्रिसिएशन को या मूल्यह्रास को प्लस करना होता है। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ नेशनल कंसेप्ट टू डोमेस्टिक कंसेप्ट और फ्रॉम डोमेस्टिक कंसेप्ट टू नेशनल कंसेप्ट इन्वॉल्व्स एडजस्टमेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में NFIA बोलते हैं। NFIA is the difference between the factor income received from abroad and the factor income paid abroad. राष्ट्रीय धारणा से घरेलू धारणा अथवा घरेलू धारणा से राष्ट्रीय धारणा के रूपांतरण में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के समायोजन की भूमिका रहती है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की गणना में साधनों को प्राप्त विदेशी आय में से विदेशों में चुकाई गई साधन आय को घटाकर शुद्ध प्राप्ति की गणना को शामिल किया जाता है। इसका मतलब अगर हमें नेट और डोमेस्टिक में कन्वर्जन करना रहता है, नेशनल और डोमेस्टिक में कन्वर्जन करना रहता है, तो उसमें हमें NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड या उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इंक्लूड तो नहीं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब है कि अगर हमें नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो उसमें हमें NFIA को माइनस करना होगा। आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि नेशनल है यहाँ पर और यहाँ डोमेस्टिक है। अगर मुझे ये नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना होगा। अगर मुझे डोमेस्टिक को
नेशनल में कन्वर्ट करना है तो उस टाइम पे मुझे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड द फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। हम जो फैक्टर इनकम हमें रिसीव होती है अब्रॉड से और जो फैक्टर इनकम हम अब्रॉड में पे करते हैं उनके बीच का डिफरेंस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाता है। तो अगर नेशनल को डोमेस्टिक कंसेप्ट से कन्वर्ट करना है तो उसमें हमें NFIA को माइनस करना पड़ेगा, और अगर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट और फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस involves adjustment of net indirect taxes. Net indirect taxes is the difference between indirect taxes and subsidy. आपने पहले कंसेप्ट में देखा है GDP एट मार्केट प्राइस, GNP एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अगर हमें मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कन्वर्जन करना है तो उसमें हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स का एडजस्टमेंट करना होता है। आप नीचे देख सकते हैं तीसरा डायग्राम में कि यहाँ पर मार्केट प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट है। अगर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो उसमें हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होगा। मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना होता है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया जाता है, और अगर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस किया जाता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट कर होते हैं, और जो सब्सिडी होती है, उनका जो डिफरेंस निकलता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको जब हम कैलकुलेशन करेंगे नेशनल इनकम के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उस टाइम काम आएंगे। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन करना होता है। नेशनल को अगर हमें डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो माइनस NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना होगा। डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट होना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना होगा। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है या मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करना होगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करना होगा।